क्लास 10th मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा प्रश्नावली 8.1 में बचे हुए प्रश्नों को हल करना। प्रश्न संख्या 8 से प्रश्न संख्या 11 तक के प्रश्नों को हल करना आज हम सीखेंगे। प्रश्न संख्या 8 में हमें दे रखा है, यदि 3 cot a बराबर 4 है तो जांच कीजिए 1 - tan स्क्वायर a बटे 1 + tan स्क्वायर a का मान cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a के बराबर होगा या नहीं होगा। फिर से जो काम हमें दे रखा है वहीं से हम शुरुआत करके चलेंगे। हमें क्वेश्चन में मान दिया है 3 cot a बराबर 4। यदि हम यहाँ से cot a का मान निकाल लेते हैं तो cot a का मान हमें मिलेगा 4/3 के बराबर। इसी तरीके की क्वेश्चन आप पहले सॉल्व करना सीख चुके हैं। जब भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा है तो उसकी मदद से हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करके बता सकते हैं। जब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कर सकते हैं तो उनकी मदद से किसी भी व्यंजक का मान भी हम आसानी से सरल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस cot a की मदद से हमें जरूरत पड़ने वाले tan a, cos a और sin a इन तीनों त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करके बताएंगे। cot a के लिए फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। तो यदि हम एक समकोण त्रिभुज बनाएं और यहाँ तुलना करके प्राप्त करें तो आधार का मान 4 के बराबर है, लंब का मान 3 के बराबर है, जो कि कोण a के सापेक्ष में दे रखे हैं। माना इस त्रिभुज में कोण b समकोण है। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय की मदद से हम यहाँ कर्ण का मान ज्ञात करके बताएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय की मदद से हम कर्ण का मान निकाल सकते हैं। कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। आधार की जगह यदि आधार का मान रखें तो आधार का मान 4 के बराबर है और लंब का मान 3 के बराबर है। 4 का वर्ग 16 है, 3 का वर्ग 9 बराबर मिलेगा 25, जो कि 5 का वर्ग होता है। दोनों पक्षों की यदि तुलना कर ली जाए तो कर्ण का मान हमें मिलेगा 5 के बराबर। जैसे ही हम कर्ण का मान भी ज्ञात कर लेते हैं, अब त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें ज्ञात है। जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात है तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जिनकी भी हमें क्वेश्चन में जरूरत पड़ रही है उन्हें भी हम ज्ञात करके बता सकते हैं। यदि हम tan a का मान निकालेंगे तो tan a के लिए फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। लंब का मान सवाल में 3 के बराबर है और आधार का मान 4 के बराबर है। इसी के साथ हमें जरूरत पड़ेगी cos a और sin a की। cos के लिए फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। यदि त्रिभुज में आधार का मान देखेंगे तो 4 और कर्ण का मान 5 के बराबर है। इसी तरीके से sin a का मान भी निकालें। sin a के लिए फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। लंब का मान सवाल में देखेंगे तो 3 के बराबर है और कर्ण का मान 5 के बराबर है। इस तरीके से तीनों त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान हमें पता चल जाते हैं। इसके बाद हम वह व्यंजक ले लें जिसको हमें चेक करके बताना है कि ये दोनों मान बराबर होंगे या नहीं होंगे। यदि यहाँ से LHS को लिख लिया जाए तो जो LHS में मान दे रखा था उसे हमने लिखा। जो भी मान यहाँ जरूरत पड़ रहे हैं उन्हें लगा लें। क्वेश्चन में tan a का मान 3/4 के बराबर है, बटे में 1 प्लस फिर से tan a का मान 3/4 का वर्ग। इन्हें आगे हल कर लें। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 है, बटे में इसी तरीके से नीचे लिखेंगे 9/16। इन्हें हल करने के लिए इनका लैसे ले लिया जाए तो इन दोनों का लैसे हमें मिलेगा 16 के बराबर। 1 से भाग करेंगे 16 में 16 बार, 16 एकम 16 माइनस में 9। ऐसे ही बटे में 16 लिखेंगे तो ऊपर मिलेगा 16 प्लस 9। 16 से 16 कट जाएगा, 16 में से 9 घटाएंगे तो बचेंगे 7 और 16 में 9 जोड़ लेंगे तो हमें मिलेंगे 25। इस तरीके से हमें अपना LHS का मान हल करके मिल जाता है 7/25 के बराबर। इसी विधि से हम cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a का मान भी याद कर लें। अपना RHS में हमें कितना मान मिलने वाला है वह भी हम पता कर लें। RHS में हमें मान दे रखा है cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a। cos का मान देखेंगे तो हमने cos का मान निकाला था तो हमें मिला था 4/5, 4/5 का वर्ग। sin का मान देखेंगे तो 3/5, तो 3/5 का वर्ग। 4 का वर्ग 16 है, 5 का वर्ग 25 माइनस इसी तरीके से 9/25। इनका लैसे लेंगे, आधार समान है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 16 माइनस 9 ही बच जाएगा। फिर से 16 से 9 घटाएंगे तो 7/25। यदि आप LHS और RHS दोनों के मान देखेंगे तो दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं। हमें यही चेक करना था कि दोनों पक्ष आपस में बराबर है या नहीं है। हमें जब दोनों मान
इस क्वेश्चन में आपको यही काम करना था। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आगे समझ लें क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a का मान 1/√3 के बराबर है तो फर्स्ट पार्ट दिया है sin a cos c प्लस cos a sin c का मान ज्ञात करना है, और सेकंड पार्ट में cos a cos c माइनस sin a sin c का मान हमें ज्ञात करने को कहा गया है। फिर से हम वही तरीका लेकर के चलेंगे। हमें एक त्रिभुज में tan a एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा है और अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करने के बाद दिए गए व्यंजकों का मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लें। इन्होंने कहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, इसलिए 90 अंश के नीचे बी लिखेंगे। बाकी ए और सी आपकी मर्जी है, आप कहीं पर भी इन्हें प्रदर्शित करके बता सकते हैं। क्वेश्चन में दिया है tan a का मान 1/√3 के बराबर है, जबकि tan के लिए फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। तो यदि हम तुलना कर लें तो लंब का मान 1 के बराबर होगा कोण a के सापेक्ष। कोण a के लिए जो भी लंब वाली भुजा है उसका मान 1 के बराबर होगा और आधार का मान √3 के बराबर होगा। फिर से हम त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएं और कर्ण का मान ज्ञात करें। त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूले से हमें मिलेगा कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। क्वेश्चन में आधार का मान √3 के बराबर है और लंब का मान 1 के बराबर है। इन्हें आगे हल करेंगे। √3 का वर्ग 3 होता है और 1 का वर्ग 1, कुल मिलाकर के 4 मिलेगा जो कि 2 का वर्ग होता है। तुलना करने पर कर्ण का मान हमें प्राप्त होगा 2 के बराबर। इस तरीके से हमने त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात कर ली हैं। अब हमें कौन कौन से मानों की जरूरत पड़ रही है उनको आप क्वेश्चन में देखें। क्वेश्चन में हमें जब a के सापेक्ष पढ़ना है तो sin a और cos a की जरूरत पड़ रही है, जब c के सापेक्ष पढ़ रहे हैं तो cos c और sin c की जरूरत पड़ रही है। पहले इस त्रिभुज की मदद से a के सापेक्ष वाले मानों को हम ज्ञात कर लें। जब हम a के सापेक्ष पढ़ रहे हैं तो यह हमारे लंब का काम कर रहे होंगे, यह आधार का काम कर रहे होंगे और यह भुजा कर्ण का काम कर रही होगी। सबसे पहले लिख करके बताएं sin a का मान। sin के लिए फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। त्रिभुज से देखेंगे तो लंब का मान 1 के बराबर है और कर्ण का मान 2 के बराबर है। इसी तरीके से cos a का मान भी निकाल लें, फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। त्रिभुज में a के सापेक्ष आधार का मान देखेंगे तो √3 के बराबर है और कर्ण का मान देखेंगे तो 2 के बराबर है। इस तरीके से कोण a के सापेक्ष हमारे दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो जाते हैं। लेकिन यदि हमें c के सापेक्ष ज्ञात करने हैं तो यदि हम इस त्रिभुज को फिर से बना लें a b c, यह मान हमें दे रखे हैं, जो भुजाएं हमें दे रखी थी उन्हें तो हम ऐसे का ऐसा ही लिख लें। लेकिन जब हम कोण c के सापेक्ष पढ़ रहे होंगे तो कोण के सामने वाली भुजा को हम लंब कह रहे होंगे, तो अब √3 लंब का काम करेंगे, यह भुजा आधार का काम करेगी और 90 अंश के सामने वाली भुजा तो निश्चित होती है कि वह कर्ण का ही काम कर रही होगी। तो जब हम कोण c के सापेक्ष sin a का मान निकालेंगे तो फॉर्मूला तो हमारा वही रहेगा लंब बटे कर्ण, लेकिन इस त्रिभुज में लंब का मान √3 होगा, कर्ण का मान 2 होगा, तो √3/2। इसी तरीके से यदि cos c का मान भी हम निकाल लेते हैं, c के सापेक्ष हम पढ़ रहे हैं तो cos c के लिए फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। त्रिभुज में यदि आप आधार का मान देखेंगे तो 1 के बराबर है और कर्ण का मान देखेंगे तो 2 के बराबर है। तो जब भी आपको यह अक्षर बदल करके दे रखे हैं तो आपको लंब और आधार का मान ध्यान रखना है। जब आप a के सापेक्ष पढ़ रहे होंगे तो a के सामने वाली भुजा लंब, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण और बची हुई भुजा आधार का काम करेगी। लेकिन जब आप c के सापेक्ष पढ़ रहे होंगे फिर c के सामने वाली भुजा लंब, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण और बची हुई भुजा आधार का काम कर रही होगी। उसी नियम के हिसाब से ही आपको आधार, कर्ण, लंब के मान छांट करके फॉर्मूले में लगा लेने हैं। इस तरीके से आपको ये चारों मान प्राप्त हो जाते हैं। अब यदि हम अपने फर्स्ट पार्ट पर पहुंच जाएं, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या ज्ञात करके बताना है। अपने फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे, फर्स्ट पार्ट में हमें जो मान चाहिए है sin a cos c। sin a की जगह sin a का मान रख लें 1/2, बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा का चिन्ह लगाना है। cos c का मान अभी हमने ज्ञात किया 1/2 प्लस cos a का मान √3/2 के बराबर है और sin c का मान भी √3/2 के ही बराबर है। इन्हें आगे हल कर लें। 1 की गुणा 1 में करेंगे, 2 की गुणा 2 में करेंगे, √3 की गुणा √3 में करने पर और 2 की गुणा 2 में करने पर दोनों के आधार समान है
अंशों को सीधे सीधे जोड़ा जा सकता है, तो जोड़ने पर हमें मिलेगा 4/4, जो कि हल करके हमें मिलेगा 1 के बराबर। इसी तरीके से हम सेकंड वाले पार्ट को भी सॉल्व कर लें। सेकंड वाले पार्ट में हमें जो मान चाहिए है वह cos A cos C माइनस sin A sin C याद करना है। cos A की जगह cos A का मान लगाएं तो √3/2 के बराबर है, cos C का मान देखेंगे 1/2 के बराबर है, sin A का मान देखेंगे 1/2 और sin C का मान √3/2 के बराबर है। इन्हें आगे हल करें, इनकी गुणा करने पर हमें मिलेगा √3/4 और यहाँ पर भी गुणा करने पर मिलेगा √3/4। दोनों मान एक जैसे हैं, विपरीत चिन्ह में हैं, तो इसलिए हमें हल करके आंसर मिल रहा होगा 0। इस तरीके से आपके ये दोनों पार्ट भी सॉल्व होकर के पूरे हो जाते हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR का मान 25 सेंटीमीटर है और PQ का मान 5 सेंटीमीटर के बराबर है। इस बार हमें भुजाएं अलग अलग नहीं दे रखी है, बल्कि दो भुजाओं का योगफल दे रखा है और तीसरी भुजा अलग से दे रखी है। तो हमें कुछ अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान पूछे गए हैं, तो फिर से हमारी कोशिश रहेगी कि जो हमें त्रिभुज दे रखा है उसकी तीनों भुजाओं की माप हमें अलग अलग पता चल जाए। लंबा, आधार और कर्ण का मान यदि हम ज्ञात कर लेंगे तो किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हम आसानी से ज्ञात करके बता सकते हैं। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसकी मदद से एक त्रिभुज को बना लें। यहाँ दिया है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, तो जो समकोण वाली मान हमें दे रखी है उनके नीचे Q लिखेंगे, बाकी P और R आपकी मर्जी है, कहीं पर भी आप लिख करके बता सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन में इन्होंने दिया है PR प्लस QR का मान 25 सेंटीमीटर है। यदि हम यहाँ से किसी एक भुजा का मान ज्ञात कर लें तो यदि PR का मान हम निकालते हैं तो हमें मिलेगा 25 माइनस QR। माना यह समीकरण नंबर 1 है। साथ ही हमें दिया है PQ का मान 5 सेंटीमीटर के बराबर है। यदि हम इस दिए गए त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करें, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, कोण हमें समकोण दे रखा है तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ एप्लीकेबल है, तो इसलिए हम वही काम करेंगे। त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो 90 अंश के सामने वाली भुजा तो कर्ण का काम कर रही होगी, बाकी आधार और लंब किसी भी कोण के सापेक्ष बदल जाने पर भी यही दोनों मानों को बता रहे होंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से कर्ण का वर्ग 90 अंश के सामने वाली भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। उसी नियम से चलें तो हमें मिलेगा PR का वर्ग बराबर इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के, यानी कि PQ का वर्ग प्लस QR का वर्ग समीकरण नंबर 1 से, और दिए गए PQ के मान को यदि हम यहाँ लगा लेते हैं तो PR का मान समीकरण नंबर 1 से हमें मिला 25 माइनस QR के बराबर। PQ का मान क्वेश्चन में 5 दे रखा है, QR का मान हमें नहीं पता है, तो उसे ऐसे का ऐसा ही रहने देंगे। इसके बाद a माइनस b होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से यदि हम इन्हें हल कर लें तो फॉर्मूला कहता है a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab, तो 2 गुणा 25 गुणा QR बराबर में चल रहा है 5 का वर्ग 25। QR का वर्ग हम आगे हल नहीं कर सकते हैं, ऐसे का ऐसा ही रखेंगे। आगे में हल करके लिखें तो 25 का वर्ग बराबर होता है 625 के, QR का वर्ग ऐसे का ऐसा ही रहने वाला है, माइनस 25 दूनी 50 QR। इधर वाले पक्ष में देखेंगे तो 25 प्लस QR स्क्वायर ऐसे का ऐसा ही रहेगा, 25 प्लस QR का स्क्वायर। दोनों पक्षों में QR स्क्वायर समान राशि है, समान चिन्ह में है, काटी जा सकती है। आगे हल करेंगे तो 25 को इधर ले आए, 25 इधर आने पर हो जाएगा माइनस चिन्ह, माइनस के 50 QR उधर जाएंगे तो प्लस चिन्ह के हो जाएंगे प्लस के 50 QR। 625 से 25 घटाने पर 600 बराबर में 50 QR। हमें केवल QR का मान निकालना है, तो जो 50 गुणा में लिखे उन्हें पक्षांतर करके इस तरफ ले आए, तो QR का मान हमें मिलेगा 600/50। एक 0 से एक 0 कट जाएगी, 5 से 60 में भाग करेंगे तो 12 बार हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें QR का मान हल करके प्राप्त हुआ 12 सेंटीमीटर। यदि इस मान को हम समीकरण नंबर 1 में रख लेते हैं तो समीकरण 1 की मदद से हमें प्राप्त है PR का मान बराबर है 25 माइनस QR बराबर होगा 25 माइनस QR का मान क्वेश्चन में अभी हमें प्राप्त हुआ 12 के बराबर। 25 में से 12 घटाएंगे तो हमें मिलेंगे 13। इस तरीके से हमें PR का मान भी प्राप्त हो गया 13 सेंटीमीटर, और क्वेश्चन में PQ का मान पहले से दिया गया था 5 सेंटीमीटर के बराबर। त्रिभुज की तीनों भुजाएं हम ज्ञात कर चुके हैं। इसके बाद हमें मान ज्ञात करना है sin P, cos P और tan P। यदि हम sin P की बात करें, sin P की फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण।
जब हमें P के सापेक्ष पढ़ना है तो त्रिभुज में P वाले कोण को इंगित कर लीजिए। P के सामने वाली भुजा लंब कर्ण तो निश्चित है ही, और बची हुई भुजा आधार का काम कर रही होगी। साइन P के लिए लंब बटे कर्ण चाहिए है, लंब का मान 12 है और कर्ण का मान 13 के बराबर है, तो इसीलिए हमें मान मिलेगा 12 बटे 13। इसके बाद दूसरा मान पूछ रहे हैं cos P। cos P का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। आधार का मान यदि आप त्रिभुज से देखेंगे तो 5 के बराबर, और कर्ण का मान देखेंगे तो 13 के बराबर, तो हमें मिलेगा 5 बटे 13। इसके बाद लास्ट में बचता है tan P। tan P के लिए लाल बटे कक्का वाले नियम से फिर से आप देखेंगे तो नियम होता है लंब बटे आधार। त्रिभुज में लंब का मान देख लिया जाए तो लंब का मान 12 है और आधार का मान 5 के बराबर है, यहाँ हमें मिलेगा 12 बटे 5। इस तरीके से जो 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान में हमसे पूछ रहे थे वो हमने उन्हें लिख करके बता दिए हैं, तो आपका क्वेश्चन भी पूरा हो जाता है। इस एक्सरसाइज में एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें आपको कुछ कथन दे रखे हैं और वह पूछ रहे हैं कि यह कथन सत्य है या असत्य है, वह हमें बताइए। साथ ही अपने कारण को भी बताना है कि दिए गए कथन को आप सत्य क्यों कह रहे हैं, किस आधार पर कह रहे हैं, और असत्य कह रहे हैं तो किस आधार पर कह रहे हैं। तो उस क्वेश्चन को भी हम पढ़ लें। नंबर 11 में दिया है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इसमें इन्होंने पहला पार्ट दिया है tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, यह कथन सत्य होगा या असत्य। कह रहे हैं tan A का मान हमेशा 1 से कम होता है, तो यह बात सही होगी या गलत। इन्होंने कहा tan A का मान 1 से कम होता है, लेकिन हमारे हिसाब से tan A के लिए जो फॉर्मूला है वह फॉर्मूला है लंब बटे आधार। tan A लाल बटे कक्का वाले नियम से यदि हम देखेंगे तो tan A बराबर होता है लंब बटे आधार। यदि हम एक त्रिभुज लेकर के चलें, त्रिभुज में लंब और आधार का हमें अनुपात ज्ञात करके बताना है, तो हमेशा ऐसा तो जरूरी नहीं है कि लंब छोटा ही होगा, क्योंकि जब लंब छोटा रहा होगा तभी तो हमें भाग करने पर आंसर 1 से कम मिल रहा होगा। लेकिन यदि हमें लंब वाली भुजा लंबी दे रखी है आधार वाली भुजा के सापेक्ष में, लंब बड़ा है आधार छोटा है, ऊपर बड़ी राशि है नीचे छोटी राशि है, तो भाग करेंगे तो 1 से ज्यादा आंसर हमें मिल रहा होगा। तो ऐसा तो कभी नहीं कह सकते हैं कि लंब हमेशा छोटे रहे होंगे। एक त्रिभुज में लंब का मान आधार से बड़ा हो सकता है। जब लंब का मान आधार से बड़ा हो सकता है तो tan A का मान भी 1 से बड़ा हो सकता है। तो इसीलिए यह जो कथन कह रहे हैं कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, यह बात असत्य रहेगी, क्योंकि जो कारण है वह यह है कि tan A का मान लंब बटे आधार के बराबर होता है, और किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब का मान आधार से ज्यादा हो सकता है। जब लंब बड़ा हो सकता है तो भाग करने पर भी हमें आंसर 1 के बराबर, जब दोनों भुजाएं आपस में बराबर दे रखी हैं, या 1 से बड़ा मान प्राप्त हो सकता है। तो पहले पार्ट में आप लिखेंगे असत्य। इसके बाद पार्ट नंबर 2 में दिया है, कोण A के किसी मान के लिए sec A का मान 12 बटे 5 हो सकता है या नहीं हो सकता है। दूसरे पार्ट में sec A का मान इन्होंने 12 बटे 5 के बराबर दिया है। यदि हम इन्हें हल करके देखेंगे तो मान 1 से बड़ा आ रहा होगा। तो यदि हम फिर से sec A के लिए फॉर्मूले की बात करें तो sec A के लिए फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार। sec A के लिए कर्ण बटे आधार, और आप जानते हैं समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। जब कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, जब बड़ा मान ऊपर दे रखा है छोटा मान नीचे दे रखा है, तो फिर से भाग करने पर हमें आंसर 1 से बड़ा प्राप्त हो सकता है। जब हमें आंसर 1 से बड़ा प्राप्त हो सकता है तो 12 बटे 5 वाला मान भी संभव है, क्योंकि कर्ण कितना भी बड़ा हो सकता है आधार के सापेक्ष में, वह निर्भर करता है और आधार और लंब दोनों के मान पर। तो जब कर्ण ऊपर लिखा है जो कि सबसे बड़ी भुजा है त्रिभुज की, तो इसीलिए हल करने पर यह मान सदैव 1 से बड़ा ही आ रहा होगा। जब 1 से बड़ा आ रहा होगा तो इसका मतलब है sec A का मान 12 बटे 5 भी संभव है। कभी भी 1 से छोटा आपको आंसर sec A में नहीं मिल रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो नेक्स्ट पार्ट में इन्होंने लिखा है cos A कोण A के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। वो कह रहे हैं क्या cos A कोसेकेंड का संक्षिप्त रूप होता है, क्या इसके लिए शॉर्ट नोटेशन हम cos A लिख सकते हैं? तो यह बात बिल्कुल गलत है। ये जो कोसेकेंड A दे रखा है वह कोसेक के लिए पूर्ण रूप होता है, कोसेक इसके लिए संक्षिप्त रूप का काम करेगा। जैसे हम बात करें साइन की, तो साइन के लिए फुल फॉर्म होती है साइन, जिसे हम शॉर्ट में साइन लिख लेते हैं sin। कॉस के लिए फॉर्म होती है कोसाइन, जिसे हम कॉस लिखते हैं। टेन के लिए टेंजेंट होता है, कॉट के लिए कॉटेंजेंट होता है, सेक के लिए सेकेंट होता है,
और यहाँ कोसेकेंट का तो दे ही रखा है, जो कि कोसेक के लिए शॉर्ट फॉर्म का काम कर रहा होगा। तो यदि हम cos A का शॉर्ट फॉर्म देख रहे हैं, cos A किसका संक्षिप्त रूप होगा, तो यदि cos के साथ में कोसाइन शब्द दे रखा होता तो हम कहते ये कथन सत्य है, लेकिन कोसेकेंट तो कोसेक के लिए लिखा जाएगा, cos के लिए नहीं लिखा जाएगा। यह इनका संक्षिप्त रूप नहीं है, यह कथन असत्य होगा। इसके बाद नंबर 4 दिया है cot A, cot और A का गुणनफल होता है। क्या हम cot A को लिख सकते हैं cot गुणा A? यह बात भी बिल्कुल गलत रहेगी। क्यों गलत रहेगी? क्योंकि cot A एक संपूर्ण शब्द को निरूपित करते हैं, cot A निरूपित करते हैं कोण A के कोटेजेंट के मान को। कोण A के लिए cot का मान क्या रहा? cot और A अलग अलग अपना कोई अस्तित्व नहीं रखते हैं, cot शब्द अपना कोई अस्तित्व नहीं रखता है। जब भी हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को पढ़ रहे हैं तो किसी ना किसी कोण के सापेक्ष ही पढ़ रहे होंगे। हम केवल बिना कोण के दिए गए त्रिकोणमितीय अनुपात को नहीं पढ़ सकते हैं। जब तक हमें कोण परिभाषित नहीं है, हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान भी परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए यह कथन भी असत्य होगा। एक इसमें लास्ट कथन दिया है नंबर 5, क्या किसी भी कोण के लिए साइन थीटा का मान 4/3 के बराबर हो सकता है? इन्होंने दिया साइन थीटा का मान 4/3, क्या किसी कोण के लिए संभव है? फिर से साइन थीटा के फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण में कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा होती है। जब भाग करते समय नीचे हर वाला मान अंश वाले मान से बड़ा है, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ा है। जब नीचे वाला मान बड़ा है, ऊपर वाला मान छोटा है, बड़े मान से छोटे मान में भाग कर रहे होंगे तो वह मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं आ सकता है। यह मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं आएगा। और यह तो कह रहे हैं 4/3 जिसका मान 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब है किसी भी मान के लिए, थीटा के किसी भी मान के लिए साइन थीटा का मान 4/3 संभव नहीं है। साइन वाली रेंज में सबसे बड़ा मान 1 के बराबर होता है, जो कि निर्भर करता है थीटा के मान पर। वहां जो थीटा का मान होता है 90 अंश होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, और वह साइन वाली रेंज में महत्तम मान होता है। 1 से बड़ा साइन और कॉस में कोई भी वैल्यू लाई नहीं कर सकती है। तो ये तो 4/3 कह रहे हैं, 3 से 4 में भाग करेंगे 1 से बड़ा आंसर आएगा। इसका मतलब है यह जो कथन इन्होंने दे रखा है वह असत्य है। साइन थीटा के लिए मान कभी भी 4/3 नहीं हो सकता है। इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है, प्रश्नावली 8.1। तो अपने आज के काम में हम इतना ही काम करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।